हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था दिल्ली सल्तनत तक का, लोधी वंश तक का कंप्लीट हमारा हो चुका है। पूरा अच्छे से पॉलिटिकल जितनी चीज़ें हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उन्होंने भारत में अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार किया और एक मजबूत एक उत्तर भारत में एक तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। और लास्ट में हमने देखा था प्रथम अफगान वंश की स्थापना लोधियों के समय में किस प्रकार से हुई। बड़े बड़े शासक देखे, उनके काम देखे, उनके किस प्रकार से उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को विजिट किया। आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है, वो उसमें जो विशेष रूप से हम वो देखने जाने वाले हैं वो है उनका प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का आखिर प्रशासन क्या था। आज सब इसमें जो वर्तमान में जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं प्रीलिम्स में, वो प्रशासन के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसमें कमांड बनाइएगा, है ना, प्रशासन में। और हम इसमें विभिन्न पक्षों को देखेंगे। पहले तो उसके उलेमाओं के साथ में, खलीफा के साथ संबंध, उलेमाओं के साथ संबंध, उसके अलावा इक्ता व्यवस्था जो थी उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो है हम सैन्य पद्धति के बारे में बात करेंगे, उनकी कृषि के बारे में बात करेंगे, कर प्रणाली के बारे में बात करेंगे, साथ में उसमें जो आर्थिक व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और लास्ट में उनका जो स्थापत्य कला है, और स्थापत्य कला, संगीत कला और साहित्य कला, इसके बारे में हम बात करने जाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इस पे जानकारियों से भरी हुई क्लास रहेगी ये आपके लिए। और यहाँ से क्वेश्चन का राइज होना, ये दिल्ली सल्तनत का प्रशासन और दिल्ली सल्तनत के समय की जो साहित्य, स्थापत्य और संगीत में जो उन्नति हुई है उसके बारे में अत्यधिक जानने योग्य है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस प्रशासन के संबंध में, प्रशासन की चर्चा के साथ में। तत्कालिक समय में जो दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासन, दिल्ली सल्तनत में जो भी बनता था, जो भी शासन एक यही का सुल्तान बनता था, तो उस समय के जितने सुल्तान हुआ करते थे वो अपनी जो बातें थी या अपने आप को जो, जैसे आप करके लाइसेंस मिलना है ना, या तो अपने आप को जो आशीर्वाद मिलना, लाइसेंस मिलना, तो ये जो आशीर्वाद या लाइसेंस मिलता था किसका ये डिमांड करते थे या किसका माना जाता था, या ये किसकी अपेक्षा की जाती थी, खलीफा से। वह अपने आप को खलीफा से जुड़ा हुआ, अपने खलीफा का व्यक्ति या खलीफा का प्रतिनिधि, खलीफा के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे, ताकि अन्य जो अमीर वर्ग है या फिर अन्य जो जनता है, अन्य जो राज्य के, सल्तनत के लोग हैं, उसको आसानी से स्वीकार कर सकें। इज इट क्लियर। तो आसानी से स्वीकार कर सकें, तो उसमें इसी पहले मैं अपन चर्चा करेंगे खलीफा से संबंधों के बारे में। हालांकि जो अपन ने जब ये सब शासकों के बारे में पढ़ा था तब उन संबंधों के बारे में हमने पढ़ा भी था, लेकिन एक बार थोड़ा सा और एक बार रिकॉल आप कर लीजिए, रिकॉल और रिवाइज कर लीजिए। देखिए कैसे, जैसे कि सबसे पहले इल्तुतमिश, खलीफा से खिलवत प्राप्त करना। मतलब कि खिलवत का मतलब क्या होता था, खलीफा का की सहमति प्राप्त करना, अपने शासन प्रशासन के बारे में सहमति प्राप्त करने को खिलवत कहा जाता था। तो ऐसे ही इस प्रकार की सबसे पहले जो खिलवत जो था, या जो खिलवत प्राप्त किया सबसे पहले आपका इल्तुतमिश ने प्राप्त किया था। वो कब किया था, 1229 ईस्वी में सबसे पहले प्राप्त किया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो खलीफा से खिलवत प्राप्त किया, इल्तुतमिश ने 1229 को। हालांकि उसी समय में जो आपने देखा था, जो गयासुद्दीन जो बंगाल का जो विद्रोह कर दिया था, उसने भी खिलवत प्राप्त कर लिया था। लेकिन जो है इल्तुतमिश ने क्या किया, इसके ऊपर उसके बाद में बंगाल विद्रोह को दबा दिया और गयासुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है। ये ध्यान आ रहा होगा आपको। तो ये आपका इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम खिलवत प्राप्त किया। उसके बाद में देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें खिलवत तो प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने खिलवत प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। यहाँ पर दो शब्द बोले जाते हैं, स्पेशल ध्यान रखेंगे। अमीन उल मोमिनीन शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अमीन उल मोमिनीन शब्द का प्रयोग मतलब कि आपका जो खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में अमीर मोमिनीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यामीन उल खिलाफत का शब्द का प्रयोग होता है, मतलब खलीफा का दाहिना हाथ। तो इन दोनों उपाधियों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, मतलब खलीफा के नायब के रूप में, ठीक है। अमीर उल मोमिनीन और यामीन उल खिलाफत के नाम से इसने शासन किया। ये आपको ध्यान रखना है। इसने स्वयं खिलवत प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसने खलीफा के नायब के रूप में ही शासन किया। इसके बाद में देखिए इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अब आप देखिएगा एक है मुबारक खिलजी। आप को याद आ रहा होगा, मुबारक खिलजी ने इसलिए जाना जाता है, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया था। 1316 से 20 का समय काल याद आ रहा है, जो कि हम कभी कभी महिलाओं के वेश में भी पहुंच जाता था। ये वही मुबारक खिलजी है, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला जो है सल्तनत का कौन सा सुल्तान था, मुबारक खिलजी था, ठीक
ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे, हम एमबीटी के बारे में बात करेंगे। एमबीटी ने तो पहले खलीफा को नकार दिया, खलीफा की मुझे किसी की खिलवत प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ, उलेमा वर्ग में एमबीटी का अत्यधिक विरोध होना शुरू हो गया। जब उसने देखा कि विरोध ज्यादा हो रहा है तो उसने खलीफा से खिलवत प्राप्त किया, खलीफा से खिलवत गया, वहां दूध भेजा और खलीफा से खिलवत प्राप्त किया। याद आ रहा है आपको, 1343 खलीफा से खिलवत प्राप्त किया, 1343 और खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन किया। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। 1344 में फिर खलीफा का जो राजदूत आया था हाजी सईद, उसका स्वागत इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाया था। ठीक है, तो ये जो था खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया इसने एमबीटी ने, और यहाँ पे खलीफा के नायब के रूप में, खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में हिंदुस्तान की सल्तनत में शासन किया। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने कि दो बार खिलवत प्राप्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा से कितने बार खिलवत प्राप्त किया था? 2 बार। तो इस प्रकार से आपके सामने खलीफा से संबंध के बारे में बात की गई है। इल्तुतमिश ने पहला शासक था, 1229 में खिलवत प्राप्त किया। अलाउद्दीन ने खिलवत प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन इसने अमीरुल मोमिनीन और यामीनुल खिलाफत के नाम से इसकी उपाधियों से शासन किया। अमीरुल मोमिनीन मतलब खलीफा का प्रतिनिधि, और यामीनुल खिलाफत मतलब कि क्या हो जाए, खलीफा का दाहिना हाथ, मतलब कुल मिला के खलीफा का नायब के रूप में शासन किया। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। एमबीटी ने 1343 में खिलवत प्राप्त किया था और एफएसटी ने 2 बार खिलवत प्राप्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 2 टाइम्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो था हमारा खलीफा के साथ संबंध। अब हम बात करें प्रशासन में उलेमाओं का क्या योगदान था। उलेमाओं का योगदान जो था, एक बात इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी के समय में आपने देखा था किस प्रकार से इन दोनों शासकों ने उलेमा वर्ग का प्रशासन में हस्तक्षेप को मना कर दिया। बोले आप ठीक है, धर्म के बड़े वो हैं, पद पर हैं, और लेकिन हम प्रशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हमने उस समय भी किया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी। इज दैट क्लियर? तो उलेमा वर्ग का भी ध्यान रख लीजिएगा इस तरह। बाकी अन्य लोगों ने उलेमा वर्ग का थोड़ा कम या अधिक रूप में हस्तक्षेप को स्वीकार किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी ने किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है, वो है इक्ता व्यवस्था। आखिर ये इक्ता क्या थी, इक्ता व्यवस्था क्या थी? तो इक्ता व्यवस्था जो है विशेष रूप से जो है आपने पढ़ा था प्राचीन भारत में, जो सातवाहनों का भूमिदान अभिलेख, रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख, भूमिदान लगभग थोड़ा उसके जैसा, अंतर क्या है वो अभी मैं बताता हूं आपको। तो देखिए, तो ये इक्ता व्यवस्था जो थी हस्तांतरणीय जो लगान भूमि थी, ठीक है, सियासतनामा में लिखा गया है, इसे स्पेशली जो कहा गया है कि ऐसी लगान भूमियां जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को, मुख्यतः सैनिक अधिकारियों को लगान भूमि दी जाती थी ताकि वह सैन्य व्यवस्था का तथा अपने उस क्षेत्र के प्रशासन का संचालन कर सके। ये क्या कहलाती थी? इक्ता कहलाती थी। मतलब उस क्षेत्र का संचालन करने के लिए उनको उन सैनिक अधिकारियों को और कभी कभी पे असैनिक अधिकारियों को भी इक्ता दी जाती थी, और उसमें से इक्ता में से क्या करते थे ये लोग? अपनी सेना का संचय वो करते थे, सेना का पोषण करते थे। उसके अलावा अपने उस व्यवस्था वहां की लगान वसूल करके वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते थे, और जो बचा हुआ धन होता था, जो शेष बचा हुआ लगान जो होता था, उस राजकोष को उसको ले जाके कहां जमा कर देते थे? राजकोष में। और ये राजकोष में जो जमा कर दिया जाता था, इस धन को जो जमा किया गया अधिशेष धन, सरप्लस धन जो हुआ करता था, उसको क्या बोला जाता था? आपका फवाजिल बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था? फवाजिल। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, आ सकता है एग्जाम में। फवाजिल क्या होता था? अधिशेष बचा हुआ धन। ठीक है, चलिए, उसके बाद में इक्ता के जो प्रमुख होते थे उनको मुक्ता बोला जाता था, कभी कभी पे वली भी बोला जाता था, और कभी कभी पे क्या बोला जाता था? आपका मलिक भी बोला जाता था, है ना? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मुक्ता, वली या मलिक ये सब इक्ता के ही प्रमुख के रूप में है। इसके बाद में देखिएगा, हालांकि इक्ता व्यवस्था का जो प्रारंभ किया था मध्य एशिया की व्यवस्था थी ये, और ये जो व्यवस्था थी इसको प्रारंभ किसने किया था? गौरी ने किया था, मोहम्मद गौरी ने। हाँसी की इक्ता किसको दे दिया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। इस पॉइंट से आप पकड़ के रखेंगे कि इसकी व्यवस्था का जो प्रारंभ, शुरुआती प्रारंभ जो किया था ये मोहम्मद गौरी ने कर चुका था, लेकिन इसको सर्वाधिक व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। याद आ रहा है? इल्तुतमिश ने इक्ताओं को डिवाइड किया और इक्ताओं को किसमें? अपने प्रमुख सरदारों को विभिन्न इक्ता को दिया। ये जो होती थी इक्ता, जो होती थी इक्ता का जो विशेष गुण है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इक्ता जो होती थी भूमिदान से कैसे डिफरेंट है? भूमिदान एक बार जो दे दिया तो दे दिया। भूमिदान की प्रणाली क्या कहलाती थी? अक्षय निवि प्रणाली, मतलब कि कभी भी उसके लगान का क्षय ना हो, मतलब कि उसको लगान देना ही नहीं पड़ेगा। वह उससे केंद्र सरकार से या राज्य के जो सम्राट होते थे उनसे पूरी तरह स्वतंत्र होते थे, वो भूमिदान व्यवस्था कहलाती थी। लेकिन ये जो व्यवस्था थी इक्ता व्यवस्था, इसमें स्वतंत्र नहीं होते थे। इसमें इक्ताओं में परिवर्तन हो सकता था, ये ट्रांसफरेबल थी, स्थानांतरणीय थी, है ना। एक और सियासतनामा में ये बोला गया है कि एक इक्ता को कम से कम एक के अंतर इक्तदार के अंतर्गत केवल 3 साल तक रखे रहना चाहिए। जैसे आजकल ट्रांसफर होते हैं, 3 साल तक एक जगह पोस्टिंग हो, है ना, उसके बाद अदर जगह पे चली जाए, है ना। तो इस प्रकार से इक्ता भी ऐसे हुआ करती थी, मतलब 3 साल के बाद में ट्रांसफर किया जा सकता था। ठीक है, तो ये अंतर था भूमिदान में और इक्ता व्यवस्था में। ठीक है, और देखिएगा लेकिन बाद में लास्ट में जाकर फिर इक्ता क्या है? भूमिदान के इक्वल वैलेंट हो गई। अभी बताते हैं, 2 मिनट में पहुंचते हैं वहां पर। कैसे? देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने क्या किया? प्रारंभ किया। इसने क्या किया था? आपका प्रारंभ और सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ किया। उसके बाद में इन इक्ताओं पे मुख्ता, वली और मलिक जो थे, इन पे नियंत्रण करने के लिए बलवन ने एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो कि एक लेखा अधिकारी था, जो कि इसमें कितना बचा हुआ धन है, कितना अन्य धन है, कितने प्रकार का धन है ना, तो ये कितना सही व्यवस्था जा रही है कि नहीं जा रही है, इस सब के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए लेखाधिकारी, ख्वाजा नामक लेखाधिकारी की नियुक्ति की बलवन ने। किसने किया था? ये बलवन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ऑडिट होते हैं आजकल के उसको मान लीजिए। ठीक है, उसके अलावा बलबन के बारे में बाद में जो एक अगली बात अपन देखते हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक परिवर्तन किया, जबरदस्त परिवर्तन था वो। उसने छोटी छोटी जो इक्ता थी, छोटी छोटी जो इक्ताएं को बांट दिया गया था, उन छोटी छोटी इक्ताओं को उसने वापस ले लिया और इक्ताओं को उसमें क्या बना दिया? खालसा भूमि बना दिया, मतलब केंद्र सरकारी भूमि बना दिया। ठीक है, वो नहीं दी जाएगी। बड़ी इक्ताओं को एज इट इज रहने दिया, लेकिन छोटी इक्ताओं को उसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। ये थी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके अलावा जो है एक और परिवर्तन आता है एमबीटी के समय में। एमबीटी ने यहां पर मुक्ता, वली और मलिकों के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रशासनिक नियंत्रण लगाया। उन्होंने बोला कि अभी तक जो इक्ता ये काम किया करते थे, भू राजस्व वसूली का काम तथा प्रशासनिक संचालन का काम जो किया करते थे, वो ठीक नहीं है ना, वो दोनों काम करें ये सही बात नहीं है। तो उसने क्या किया कि जो बोले कि आप भू राजस्व की वसूली करिए, प्रशासनिक संचालन के लिए हम एक नया अधिकारी नियुक्त करते हैं। वो उसका नाम था अमीन नाम था। अमीन, इसी को कहीं कहीं पे अमीर भी बोला जाता है। वह प्रशासनिक संचालन के लिए किया गया काम था। ठीक है, तो ये एक अमीन नामक पद की स्थापना किसने किया था? आपका एमबीटी ने किया था। और बलवन ने किस पद की स्थापना किया था? ख्वाजा नामक पद की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में जो है मुख्य रूप से एफएसटी के समय में एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे गड़बड़ करना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर इक्तेदार की व्यवस्था या इक्ता के पद को क्या कर दिया? वंशानुगत बना दिया। बोले कि स्थानांतरण नहीं होगा, आपकी इक्ता है, ठीक है, और आपके बाद में फिर आपके बेटे की, और इस प्रकार से उसने क्या कर दिया? इसको वंशानुगत बना दिया। ये गड़बड़ किया। जो गलती जो कि सातवाहनों और गुप्त ने की थी, वही गलती यहाँ पे आके किसने किया? आपका इक्ता यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने किया। और उसके बाद में एक और लास्ट जो गलती थी, जो सिकंदर लोदी ने वो कर बैठा। उसने बोला जो फवाजिल, जो अतिरिक्त धन जो राजकोष में जमा होने के लिए आ रहा था, वह राजकोष में जमा होने के लिए ना आकर वह क्या होगा? उसको उसने माफ कर दिया। बोले कि ये आप अपने हिसाब से प्रयोग करिए, इसको राजकोष में धन को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये गलती हो गई। इस प्रकार से इक्ता व्यवस्था बाद में क्या हो गई? ये सामंतवादी व्यवस्था जो गुप्तों के समय और राजपूतों के समय में चल पीक पर थी, और जो कि उनके पतन का भी कारण बनी। इसी प्रकार से यह बाद में दिल्ली सल्तनत के भी पतन का कारण बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये थी हमारी इक्ता व्यवस्था। इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद में हम आते हैं तीसरी प्रशासन का तीसरा अंग है सैन्य प्रणाली। आखिर दिल्ली सल्तनत की सैन्य प्रणाली क्या थी? दिल्ली सल्तनत की सैन्य प्रणाली बहुत ही सिंपल थी। ये मध्य एशिया से लिया गया था। मंगोलों की जो व्यवस्था थी उसको अपनाया गया। इसमें देखिएगा 10 सैनिकों के सेना नायक को क्या कहा गया? अमीर-ए-दह कहा गया। अमीर-ए-दह। और उसके बाद 100 सैनिकों के सेना नायक को क्या कहा गया? अमीर
ए सदा कहा गया, अमीर ए सदा। 1000 सैनिकों के सेना नायक को क्या कहा गया? 1000 सैनिकों के अमीर ए हजारा कहा गया। और अमीर 10,000 सैनिकों के सेना नायक को क्या कहा गया? अमीर ए तुमुन कहा गया। ठीक है, अमीर ए तुमुन, दिस वन अमीर ए तुमुन। 10, 100, 1000 और 10,000। अमीर ए 10, अमीर ए 10, अमीर ए सदा, अमीर ए हजारा और अमीर ए तुमुन। ठीक है, ये हो जाएगी ये हायरार्की आपकी, ये सेना नायक हैं आपके। ठीक है, इनकी जो सेना होती थी तुर्क समय में, तुर्क जो आपका सल्तनत काल में जो सेना होती थी वह कल्ब ए सुल्तानी या हस्म ए कल्ब के नाम से जानी जाती थी। कल्ब ए सुल्तानी या हस्म ए कल्ब के नाम से जानी जाती थी, इसको यह ध्यान रखिएगा आप। उसके अतिरिक्त एक अगली जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है अश्वारोही सेना। ये जो सेना थी आपका अश्वर, इसमें 3 प्रकार के होते थे। एक अश्वारोही सेना होती थी, एक गज सेना होती थी और तीसरी होती थी पैदल सेना। पैदल सेना के लिए एक विशेष नाम था पायक। ठीक है, पैदल सेना के लिए एक विशेष नाम था पायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं आखिर सैन्य में, सेना के क्षेत्र में विभिन्न सुल्तानों ने क्या क्या काम किए। आपको सब याद है, सब पता है आपको। ठीक है, मैं केवल रिकॉल करा रहा हूं, बस हो गया। जैसे कि आपका दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन, ऑब्वियसली बलबन ने किया था। ओके, देखिए ये बलबन, दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना बलबन ने किया था। फिर सेना को सबसे ज्यादा जो काम किया तो किसने किया था? क्योंकि आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत सारी जगह पर सेना भेजी थी और उसके लिए किसकी जरूरत थी? उसको स्थायी सेना की जरूरत थी। तो उसने क्या किया? सबसे पहले स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना के गठन बस से काम नहीं चलाया उसने उन सबको नगद वेतन दिया, नगद वेतन दिया, नगद वेतन की व्यवस्था की। उसने सैनिकों को अपडेट रखने के लिए उसने उनको क्या किया? हुलिया प्रथा, उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उसने घोड़े दागने की व्यवस्था चलाई ताकि घोड़ों को बदला ना जा सके। ठीक है, घोड़ों को बदला ना जा सके, घोड़े दागने की व्यवस्था भी इसने अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। उसने भली भांति प्रकार के निरीक्षण करके भर्ती किए गए सैनिकों को, स्पेशल जो भर्ती किए जाते थे, बिल्कुल पूरे कॉम्पिटिशन पास करके जो सैनिक सेना भर्ती किए जाते थे, उनको क्या नाम दिया? उसने मुर्रतब नाम दिया, मुर्रतब। ठीक है, व्यवस्थित सबसे होशियार सैनिक जो होते थे मुर्रतब नाम दिया। स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो वेतन होती थी, वार्षिक वेतन जो होती थी, आपको पता है 234 टका वार्षिक है ना। 234 टका क्या थी? वार्षिक थी। टका मतलब कि टका क्या था? किस मुद्रा का था टका? चांदी का टका, तांबे का जीतल, इल्तुतमिश, याद आया ना। चलिए, तो मुर्रतब जो था आपका क्या था? मुर्रतब जो था आपका एक भली भांति से निरीक्षण और परीक्षण करके भर्ती किए गए जो सैनिक होते थे उनको मुर्रतब कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इन सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, लेकिन इनको और ज्यादा अनुशासित करने और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने एक रजिस्टर मेंटेन किया। और उस रजिस्टर जो मेंटेन किया, उस रजिस्टर में विशेष प्रकार के सभी प्रकार के इनका विवरण और सभी प्रकार के इनके बारे में जानकारी लिखा करता था। ये क्या कहलाता था? ये गयासुद्दीन तुगलक का सुधार था। ठीक है, उसके अलावा जो था आपका एमबीटी ने एक सुधार और किया। एमबीटी ने बड़े सैनिक अधिकारियों को, जो बड़े जो सैनिक अधिकारी थे, उनको इसने क्या दिया? इख्ता दिया। उसको उन लोगों को, बड़े सैनिक अधिकारियों को इख्ता दी, उनको संचालन के लिए लगान भूमि दी, उसके अलावा वेतन के रूप में लगान भूमि। लेकिन छोटे अधिकारियों के लिए उसने क्या किया? नगद वेतन की व्यवस्था किया, नगद वेतन। ठीक है, उसके अलावा जो है एमबीटी फिरोज शाह तुगलक के समय में ये जो इसने सभी अधिकारियों, सभी सैनिकों को, फिरोज शाह तुगलक के समय में आप जानते हैं प्रशासन बहुत ढीला ढाला हो गया था और वही जो है तुगलक वंश के पतन का कारण भी बना। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो सेना है, सेना को क्या दिया गया? भूमि दी गई, इक्ताएं दी गई, छोटी छोटी लगान युक्त भूमियां दी गई ताकि वो वेतन ना देना पड़े। लगान युक्त भूमि दी गई, आप इसमें से अपना जीवन यापन करिए, ये चलाइए। तो इसको इसलिए इसमें क्या कहा गया? स्पेशल शब्द दिया गया वजह। क्या नाम दिया गया? वजह। और ये जो वजह थी, और इस भूमि के स्वामी को क्या बोला गया? वजहदार बोला गया। भूमि के स्वामी को क्या बोला गया? वजहदार। तो देखिए, आप लोगों ने ये देखा मुख्य रूप से सेना में इतना ही है ना। सैन्य प्रणाली ये, अभी हमने सल्तनत कालीन प्रशासन के 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। खलीफा से संबंध, खलीफा से क्या संबंध थे? इल्तुतमिश से प्रारंभ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा। एमबीटी ने 1343 में खिलवत प्राप्त किया। एफएसटी ने 2 बार एफएसटी क्या 2 बार का है ना खिलवत प्राप्त किया था। उसके बाद में इक्ता व्यवस्था हमने देखा, हस्तांतरणीय हस्तांतर लगान भूमि। ठीक है, लगान भूमि थी। और उसके बाद में फवाजिल, मुक्तावली मलिक, मध्य एशिया, बलबन वगैरह, ये सभी ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। एफएसटी ने वंशानुगत बना दिया और सिकंदर लोदी ने फवाजिल को माफ कर दिया।
फवाजिल को क्या कर दिया, माफ कर दिया। और उसके बाद में सैन्य प्रणाली, अमीर दह, अमीर सदा, अमीर हजारा और अमीर तुमन, ठीक है, ये है। और इसके बाद में अभी हम बलबन देखे, अलाउद्दीन, गयासुद्दीन, एमबीटी और एफएसटी, ठीक है। अभी हम इसके बाद में जो देखने वाले हैं, इसके बाद में हम इसकी वाणिज्यिक व्यापार व्यवस्था के बारे में, कर प्रणाली के बारे में, और उसके बाद में हम इसके स्थापत्य और साहित्य के बारे में, ठीक है। चलिए ओके, है ना। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में आगे बात करते हैं।